सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी। सर जॉन मैकफर्सन 1785 से 86 ईस्वी। इसे अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। इसे जो है अस्थायी गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था सर जॉन मैकफर्सन को। सर जॉन मैकफर्सन को। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 और 1805 ईस्वी लॉर्ड कॉर्नवालिस का समय काल है। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसके जो समय में जिले के समस्त अधिकार जो है कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए। इसने भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। इसने जो है भारतीय न्यायाधीशों से युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उसके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाली अदालतें, जिनमें 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। तो सवाल यहाँ पर आएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मैंने तोड़ते चल रहा हूँ, तोड़ कर पढ़ाते हुए और क्वेश्चन करते हुए, कि किसके समय में जो है फौजदारी अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा उसके स्थान पर भ्रमण करने वाली अदालतें शुरू की गई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में, याद रखिएगा, जिसमें से 3 जो है बंगाल के लिए था और 1 बिहार के लिए था। ठीक है, 3 बंगाल के लिए और 1 बिहार के लिए नियुक्त की। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। सवाल है फिर से कि किसने जो है 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया। तो आप याद रखिएगा, कॉर्नवालिस ने करवाया था। आप पूछेगा कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किस ईस्वी में करवाया था, तो ऑप्शन दे देगा 1793, 1792, 1794, 1795, ऑप्शन दे देगा इसे। तो आपको पता होना चाहिए कि 1793 ईस्वी में कराया था, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित है, यानी कि जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। चलिए आगे देखते हैं। 1793 में एक विनिमय के द्वारा जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। 1793 में एक विनियम के द्वारा जो है जिला कलेक्टर को उसकी न्यायिक शक्तियों से क्या कर दिया गया, तो वंचित कर दिया गया और केवल संग्राहक अभिकर्ता बना दिया गया। पुलिस कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस अधिकार प्राप्त जमींदारों को इस अधिकार से वंचित कर दिया गया। पुलिस कर्मचारियों को वेतन में जो है वृद्धि कर दिया गया, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पुलिस अधिकार प्राप्त, पुलिस मतलब अधिकार प्राप्त जो भी जमींदार थे ना, उनको जो है पुलिस के द्वारा जो है अधिकार प्राप्त था, इसको जो इस अधिकार को क्या कर दिया गया, इससे वंचित कर दिया गया जमींदारों को। कंपनी के कर्मचारियों के व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और कंपनी के कर्मचारी जो भी थे उनके व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्या होता था कि पहले कंपनी के कर्मचारी जो होते थे वो क्या करते थे कि व्यक्तिगत व्यापार भी करते थे और कंपनी के कर्मचारी तो थे ही, समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला में पुलिस थाना की स्थापना कर एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया। जिला में क्या करता था, पुलिस थाना की स्थापना किया गया और एक दरोगा को इसका इंचार्ज बनाया गया। ये सब किसके शासनकाल में हो रहा है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ये याद रखिएगा, इसके समय में होने वाला ये सब सारे कार्य हैं। भारतीयों के लिए सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। भारतीयों के लिए जो है सेना में सूबेदार, जमादार, प्रशासनिक सेवा में मुंशीफ, सदर, अमीन या डिप्टी कलेक्टर से ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। किसने की, तो सवाल है यहाँ पर आएगा कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% यानी कि 10/11 भाग जो है कंपनियों को तथा लगभग 10 भाग यानी 1/11 भाग अपने पास रखना था। यानी कि किसके समय में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की गई, तो याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। तो किस ईस्वी में हुआ था स्थायी बंदोबस्त लागू हुई थी, तो 1793 ईस्वी में। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन मार्क बना दिया गया, जिसके तहत जो है जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% जो है ना कंपनी को देना था। 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना होता था। तो 10/11 भाग मतलब 90% और 1/11 भाग यानी 10% खुद के पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थायी बंदोबस्त की योजना जो जॉन शोर ने बनाई थी। स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, यहाँ पर फिर क्वेश्चन, स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी, तो ऑप्शन दे देगा जॉन शोर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, और भी 2 ऑप्शन दे देगा। तो आपको पता होना चाहिए जॉन शोर ने बनाई थी। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी। इसे जो है स्थायी बंदोबस्त को कहाँ कहाँ लागू किया गया था, तो बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, बनारस में, मद्रास के उत्तरी जिलों में लागू की गई थी।
इसमें जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें जो है जमींदार भू राजस्व की दर तय करने के लिए स्वतंत्र थे। इसमें नियत तिथि पर राजस्व का भुगतान नहीं करने पर जमींदार को उसकी जमींदारी से हटा दिया जाता था। इसमें क्या होता था कि जी नियत जो तिथि थी, एक तिथि निर्धारित कर दी गई थी और उस तिथि तक, ठीक है, अगर आप राजस्व का भुगतान अगर नहीं करते हैं तो आपकी ज़मींदारी जो है ख़त्म कर दी जाती थी, यानी कि आपको ज़मींदारी से हटा दी जाती थी, उसके बदले फिर किसी और को दे दी जाती थी। भू राजस्व वसूलने के लिए अन्य दो व्यवस्थाएं रैयतवाड़ी और महालवाड़ी थी। भू राजस्व वसूलने के लिए दो अन्य व्यवस्थाएं भी थी। कौन कौन सी? रैयतवाड़ी और महालवाड़ी थी। और ये जो कर्णवाली से लागू किया था ये कौन थी? स्थायी बंदोबस्त। चलिए फिर मिलते हैं अगले पेज में। रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था मतलब, रैयत मतलब किसान होता है। रैयत मतलब याद रखिएगा किसान। तो चलिए रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा जाता है। यानी कि किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत के 51% भूमि आई। यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत जो है ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल हुई थी। 1792 ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामूला जिले में पहली बार कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1792 ईस्वी में क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सबसे पहले बारामूला जिले में पहली बार कर्नल रीड याद रखिएगा, कर्नल रीड द्वारा लागू की गई। 1820 ईस्वी में यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई। और 1820 ईस्वी में क्या कर दिया गया? यह व्यवस्था मद्रास में लागू कर दी गई और इसे सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। और इसे जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो, टॉमस मुनरो इसका पूरा नाम है, तो इसको जो है मद्रास का गवर्नर नियुक्त कर दिया गया। अब पूछेगा कि मद्रास का गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो मुनरो को। किस लिए किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो ये कब किया गया था? मद्रास में लागू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो 1820 ईस्वी याद रखिएगा। 1785 में यह व्यवस्था बम्बई में लागू कर दी गई तथा 1858 तक यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। 1720 में कहाँ हुआ? मद्रास में। सबसे पहले ध्यान से देखिए, रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू से थोड़ा सा आपको रिवीजन करा देते हैं। रैयत मतलब किसान होता है और ये जो है किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से किए गए लगान समझौतों को रैयतवाड़ी कहा गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत होता था ये कि ब्रिटिश भारत की 51% भूमि शामिल थी। 1792 ईस्वी में क्या होता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामूला जिले में जो है पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। पहली बार किसके द्वारा? तो कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई। इसे याद रखिएगा। 1792 ईस्वी में बारामूला जिले में कर्नल रीड के द्वारा। उसके बाद क्या होता है कि 1792 के बाद 1820 में यह मद्रास में लागू कर दी गई और इसे मद्रास में सुचारू रूप से चलाने के लिए टॉमस मुनरो को जो है क्या किया गया कि मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। अब आगे देखिए, 1720 के बाद 1825 में यह व्यवस्था जो बम्बई में लागू कर दी गई, बम्बई में, तथा 1858 तक यह व्यवस्था जो है संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू कर दी गई। इसे याद रखिएगा। चलिए इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। इस व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं निम्न थी, ये देखते हैं। पहला, सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया वर्ग नहीं था। भूमि का स्वामित्व किसानों को दिया गया, जिससे वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे। यानी कि भूमि का स्वामित्व जो है किसानों को दिया गया, यानी कि किसानों को भूमि का स्वामित्व बना दिया गया, जिससे क्या होता था कि वे भूमि का विक्रय कर सकते थे और गिरवी रख सकते थे, यानी कि वो बेच सकते थे या गिरवी रख सकते थे। लगान के अदायगी न होने पर भूमि जब्त की जा सकती थी। और लगान की अदायगी न होने पर भूमि क्या की जा सकती थी? तो जब्त की जा सकती थी। लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। लगान अदायगी की प्रत्येक 30 वर्ष बाद पुनर्समीक्षा करने की व्यवस्था की गई। यानी कि लगान अदायगी कर दिया गया, उसके मतलब 30 वर्ष के बाद पुनर्समीक्षा की जाती थी कि मतलब फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इसकी पुनर्समीक्षा की जाती थी, व्यवस्था की गई थी। राजस्व के रूप में किसानों को उपज का 1/2 भाग देना था, जो धन के रूप में देना होता था। यानी कि राजस्व के रूप में किसानों को जो है उपज का 1/2 भाग देना था, यानी कि 1/2 भाग आपको देना है, जो धन के रूप में देना होता था, धन के रूप में। चलिए अब देखते हैं आगे महलवाड़ी व्यवस्था के बारे में। महलवाड़ी व्यवस्था, महल शब्द से तात्पर्य है जागीर अथवा गांव। महल मतलब समझ जाइए जागीर अथवा गांव। इस पद्धति में सरकार ने राजस्व के लिए कृषकों से सीधा संपर्क नहीं किया। इस पद्धति में क्या था कि राजस्व के लिए जो है कृषकों से सीधा संपर्क जो है ना सरकार नहीं की, बल्कि गांव या जागीरों के मुखिया या लंबरदार को राजस्व वसूली का आधार बनाया। बल्कि क्या की कि गांव या मतलब गांव के जागीरों के मुखिया या लंबरदार
को राजस्व वसूली का आधार बनाया गया। किसानों को नहीं बल्कि जागीरों को किसी एक व्यक्ति को मतलब बना दिया गया। जागीर हो चाहे लंबरदार हो जो भी हो उसको। 1822 इसमें यह व्यवस्था प्रारंभ की गई और यह जो व्यवस्था है 1822 में प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था गंगा की घाटी, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य भारत के कुछ भाग तथा तत्कालीन संपूर्ण पंजाब में लागू की गई थी। कौन सी व्यवस्था? तो महालवाड़ी व्यवस्था। इस व्यवस्था में पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किया गया। ध्यान रखिएगा, पूछेगा कि पहली बार लगान तय करने के लिए मानचित्रों तथा पंजियों का प्रयोग किस व्यवस्था में किया गया था। हम आपको ऑप्शन देगा रैयतवाड़ी, ऑप्शन देगा महालवाड़ी और देगा जमींदारी। ठीक है, तो ये पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि महालवाड़ी में पहली बार मानचित्रों और पंजियों का प्रयोग किया गया था लगान तय करने के लिए। इस व्यवस्था का जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी था। अब सवाल पूछेगा यहाँ पर क्वेश्चन कि इस व्यवस्था यानी कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, यानी जन्मदाता या जनक कौन था, तो हॉल्ट मैकेंजी था। 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे स्वरूप में सामने आई। यानी कि 1833 ईस्वी में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। प्रारंभ में इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। यानी कि प्रारंभ में क्या था, इस व्यवस्था में लगान उत्पादन का 2/3 भाग था। बाद में इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी कि 50% कर दिया। प्रारंभ में 2/3 था, बाद में क्या कर दिया गया, इसे घटाकर उत्पादन का 1/2 भाग यानी 50% कर दिया गया। भू राजस्व संग्रह करने की विधियों के बारे में देखते हैं। जमींदारी है, रैयतवाड़ी है और महालवाड़ी है। क्षेत्रफल कितने प्रतिशत पर देखते हैं, तो जमींदारी 19% क्षेत्रफल पर थी, रैयतवाड़ी सबसे ज़्यादा 51% पर थी और महालवाड़ी 30% क्षेत्रफल पर ये लागू थी। पक्ष इसमें जो है जमींदारी में जमींदार लोग थे, रैयत मतलब किसान होता था, किसान लोग थे, डायरेक्ट किसान से ये लिया जाता था और ये जमींदार मतलब रख दिया गया था, उस इलाके में जमींदार होता था और वो किसानों से कर वसूल करता था और वो सरकार को, ब्रिटिश सरकार को जमा करता था। और ये जो डायरेक्ट किसान से संपर्क था। और ये जो है गांव का मुखिया जो भी हो, मुखिया हो या जागीर हो या लंबरदार हो, तो उस गांव को मुखिया जो है ना पूरे किसान से टैक्स वसूल करता था और वो जो ब्रिटिश सरकार को देता था। तो इसे याद रखिएगा। योजनाकार कौन था जमींदारी का? लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर था। योजनाकार जो जमींदारी का कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस और जॉन सोर था। और रैयतवाड़ी के कौन था? कैप्टन रीड था, पूरा नाम कैप्टन रीड था, टॉमस मुनरो था। ये दो लोग थे, कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। और महलवाड़ी का था हाल्ट मैकेंजी था। महलवाड़ी के कौन था? हाल्ट मैकेंजी। तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन है किसको जो है भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, तो आप याद रखिएगा कॉर्नवालिस को ऑप्शन होगा कॉर्नवालिस, तो कॉर्नवालिस मारिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर जॉन सोर के बारे में पढ़ते हैं। इनका समय काल था 1793 से 98 ईस्वी। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। इसने जो है अहस्तक्षेप नीति अपनाई। किसने? तो सर जॉन सोर ने। इसी के कार्यकाल के दौरान 1795 ईस्वी में बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। और इसी के कार्यकाल के दौरान क्या होता है कि 1795 में ईस्वी में बंगाल नियम 21 आता है। बंगाल नियम 21 किसके शासनकाल में आता है, तो सर जॉन के शासनकाल में। तो बंगाल नियम 21 के तहत नवजात कन्याओं की हत्या किए जाने को बाकी हत्याओं के समान ही अपराध घोषित कर दिया गया। अब चलते हैं लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 ईस्वी। इसके बारे में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाएं देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के समय में इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। इसने जो है सहायक संधि की पद्धति शुरू की। किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। भारत में सहायक संधि का प्रयोग जो है वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी। सहायक संधि करने वाले राज्य थे हैदराबाद 1798 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार और भोसले दिसंबर 1803 ईस्वी, सिंधिया 1804 ईस्वी एवं अन्य सहायक संधि करने वाले राज्य जोधपुर, जयपुर, मछेड़ी, बूंदी और भरतपुर, ये सभी क्या थे? सहायक संधि करने वाले राज्य थे। नोट देखते हैं। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। और इसी के समय में जो है टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया। इसके शासनकाल के दौरान 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। यानी कि इसी के शासनकाल के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के समय 1804 ईस्वी में नियम 3 के अंतर्गत शिशु वध को बाकी हत्या की तरह ही मानते हुए दंड का प्रावधान कर दिया गया। इसी ने 1800 ईस्वी कलकत्ता में
नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, जो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, तो 1854 तक अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। तो ये जो क्या किया था कि वेलेजली ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी, जो 1854 तक चला और इसमें जो अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देने के लिए चलता रहा। नोट: 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहां 9 युवक प्रशासकीय अधिकारियों को 2 वर्ष का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई। यानी कि क्या किया जाता था कि 1806 में भारत भेजे जाने वाले प्रशासकीय अधिकारियों की शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए इंग्लैंड में हेलेबरी में एक ईस्ट इंडिया कॉलेज खोला गया, जहाँ पर जो भी नए प्रशासकीय अधिकारी होते थे उनको 2 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता था, तो इसलिए खोला गया था। यह स्वयं को बंगाल का सिर कहता था, या जो स्वयं को जो है बंगाल का सिर कहता था। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या होता है कि शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो जाती है। सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807 ईस्वी इसका समय है। 1806 ईस्वी में बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। 1806 ईस्वी में बेलोर में हुई सिपाही विद्रोह इसके काल की महत्वपूर्ण घटना है। लॉर्ड मिंटो प्रथम समय काल है 1807 से 1813। इसके काल में रणजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि मध्यस्थता चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा की गई थी, तो उसी समय हुई। इसी के समय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी पास हुआ। याद रखिएगा, पूछेगा कि चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी में जो पास हुआ ये किसके समय में पास हुआ था, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में पास हुआ था। और अमृतसर की संधि किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड मिंटो प्रथम के ही समय में हुई थी। कब हुई थी, तो 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किसके बीच, तो रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में। मध्यस्थता किसने किया था दोनों के बीच में, तो चार्ल्स मेटकाफ ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। लॉर्ड हेस्टिंगस 1813 से 1823 ईस्वी इसका समय है। इसी का समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी में हुई थी। सवाल है किसके समय में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में। ये कब हुआ था, तो 1814 से 16 ईस्वी में। इसमें नेपाल को अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसमें जो है नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच सुगौली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। मार्च 1816 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच क्या होता है कि सुगौली की संधि हुई और इस संधि के द्वारा जो है आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया और इसी के समय में इसके समय में लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में जो है पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद, चीतू और करीम खान थे। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मुहम्मद, चीतू एवं करीम खान थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने जो है मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया। इसने प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। इसने जो है प्रेस पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए। तो किसके समय में जो है किसने जो है प्रेस पर प्रतिबंध को समाप्त किया और प्रेस के मार्गदर्शन के लिए नियम बनाए, तो लॉर्ड हेस्टिंगस। याद रखिएगा। इसी के समय 1822 ईस्वी का टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। किसके समय में, सवाल होगा किसके समय में जो है टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया, तो लॉर्ड हेस्टिंगस के समय में लागू किया गया था। कब किया गया था, 1822 ईस्वी में। लॉर्ड एम हर्स्ट 1823 से 1828। इसका समय प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी लड़ा गया। इसी के समय में जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, यानी कि म्यांमार आज बोला जाता है, उसको बर्मा बोला जाता था। आज के म्यांमार उस समय का बर्मा था। तो इसी के समय में जो है लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में लड़ा गया। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच यान्डबू की संधि हुई। 1826 ईस्वी में बर्मा एवं अंग्रेजों के बीच कौन सी संधि हुई, तो यान्डबू की संधि हुई। अब सवाल यहाँ पर ये पूछेगा कि यान्डबू की संधि किनके बीच हुई थी, तो बर्मा और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। कब हुई थी, तो 1826 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में हुई थी, तो लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में हुई थी।
1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी समय में हुआ था। 1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। किसके समय में? लॉर्ड एम हर्स्ट के समय में कौन सा विद्रोह हुआ था? बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? तो 1824 ईस्वी में। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835 ईस्वी इसका समय था। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर था। इसी के समय में 1806 ईस्वी में माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानून में बालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इसी के समय में लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में 1806 ईस्वी में क्या होता है कि माथे पर जातीय चिन्ह न लगाने तथा कानून में बालियां न पहनने देने पर बेल्लोर के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसी के समय में जो है 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट पारित होता है और उस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। इस प्रकार जो है भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ। नोट करते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारन हेस्टिंग्स था। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। और बेंटिक ने इस प्रथा के खिलाफ क्या किया कि कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। नोट देखते हैं। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिक ने कर्नल स्लीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। बेंटिक ने जो है कर्नल स्लीमैन की सहायता से क्या किया कि 1830 ईस्वी तक ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया। ठग जो है देवी काली की पूजा करते थे। ठग जो है देवी काली की पूजा करते थे। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। सन 1835 ईस्वी में बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया और इसी के समय जो है मैकाले की अनुशंसा पर क्या किया गया कि अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। मैकाले की अध्यक्षता वाले लॉ कमीशन विधि आयोग ने कानूनों के कोडीकरण का प्रयास किया। नोट। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। भारतीय शिक्षा पर मैकाले का कार्यवृत्त 1835 ईस्वी को भारत में पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ माना जा सकता है। बेंटिक ने 1831 ईस्वी में मैसूर तथा 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। बेंटिक ने जो है 1831 ईस्वी में मैसूर में, ठीक है, 1834 ईस्वी में कुर्ग एवं मध्य कचेर को हड़प लिया। इसने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसके समय में भारतीयों को प्रदान किया गया उच्चतम पद सदर अमीन का था, जिससे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय जो है भारतीयों को प्रदान किए जाने वाला उच्चतम पद क्या था? तो सदर अमीन का था, जिसे 700 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती थी। इसके समय कंपनी ने 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। यानी कि इसी के समय में जो 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा यह निश्चित किया गया कि धर्म, जाति, रंग अथवा जन्म के आधार पर किसी व्यक्ति को कंपनी की सेवा में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जो पहले किया जाता था। चार्ल्स मैटकाफ 1835 से 1836 ईस्वी। इसने अपने एक वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटाया। इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 42 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। लॉर्ड ऑकलैंड समय है 1836 से 42 ईस्वी। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना है प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी। 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया। 1839 ईस्वी में इसने जो है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत करवाया।
इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। इसी के समय में भारतीय विद्यार्थियों को डॉक्टरी की शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति ब्रिटिश संसद ने प्रदान की। लॉर्ड एलिनबरो 1842 से 44 ईस्वी। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हुआ। इसके समय में जो है लॉर्ड एलिनबरो के समय में प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध क्या हुआ कि समाप्त हुआ। सिंध को अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध को जो है अगस्त 1843 ईस्वी में पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। सिंध विजय के विषय में नेपियर का कथन है कि वह अफगानी तूफान की पूंछ थी। दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी के समय में हुआ। दास प्रथा का उन्मूलन जो है इसी के समय में हुआ 1843 के एक्ट 5 के द्वारा। इसमें स्वामियों को अपने दासों पर दावा करने के लिए न्यायालय जाने से वंचित किया गया। और इसमें जो है स्वामी जो भी स्वामी होते थे अपने दासों पर दावा करते थे, तो इन दावों को न्यायालय जाने से वंचित कर दिया गया कि आप दावा नहीं कर सकते हैं। नोट, रविवार की छुट्टी की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। रविवार की छुट्टी जो है की शुरुआत 1843 ईस्वी से हुई। किसका समय में? तो लॉर्ड एलिनबरो को समय में। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 ईस्वी। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 48 ईस्वी। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 ईस्वी। इसमें अंग्रेज जो है विजय हुए। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो प्रथम आंग्ल सिख यानी कि अंग्रेजों और सिखों के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था 1845 से 46 ईस्वी में। और इसमें जो अंग्रेज विजय हुए। इसने नर बलि प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसने जो है नर बलि प्रथा पर क्या किया कि प्रतिबंध लगा दिया। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56 ईस्वी। इसका समय काल है 1848 से 56 ईस्वी। किसका? तो लॉर्ड डलहौजी का। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन में विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी तथा पंजाब का ब्रिटिश शासन विलय 29 मार्च 1849 ईस्वी। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को भेज दिया गया। जगत प्रसिद्ध सिख राज का प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर महारानी विक्टोरिया को क्या किया गया? तो भेज दिया गया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान 3 युद्ध लड़े गए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जो है 3 युद्ध लड़े गए। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी अनिर्णित रहा। प्रथम रामनगर का युद्ध 16 नवंबर 1848 ईस्वी जो अनिर्णित रहा। दूसरा चिलिया वाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी अनिर्णित रहा। दूसरा जो है चिलिया वाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 ईस्वी, ये भी अनिर्णित रहा। तीसरा जो है युद्ध गुजरात चिनाब नदी के किनारे, ठीक है, नामक स्थान पर 12 मार्च 1849 ईस्वी को हुआ, जिसमें सिख बुरी तरह से पराजित हुए। तीसरा युद्ध जो है गुजरात में जो है चिनाब नदी के किनारे हुआ था 12 मार्च 1849 ईस्वी को, जिसमें सिख जो है बुरी तरह से पराजित हुए। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और 1852 ईस्वी में लोअर बर्मा एवं पीगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी ने सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। डलहौजी ने जो है सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार का आरोप लगाया और सन 1850 ईस्वी में उस पर अधिकार कर लिया। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। 1852 ईस्वी में एक इनाम कमीशन की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य भूमि कर रहित जागीरों को पता करके उन्हें छीनना था। इसका उद्देश्य जो था भूमि कर रहित जो है जागीरों का पता करके उन्हें छीनना था। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। डलहौजी का जो शासनकाल है उसके व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। इस नीति के तहत जो है अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे। सर्वप्रथम था सतारा। 1747 ईस्वी में। जैतपुर यानी बुंदेलखंड और संबलपुर यानी उड़ीसा 1849 ईस्वी में। जैतपुर जो बुंदेलखंड और संबलपुर उड़ीसा 1849 ईस्वी में। बाघाट हिमाचल प्रदेश में 1850 ईस्वी में। उदयपुर मध्य प्रदेश में 1852 ईस्वी में। झांसी 1853 ईस्वी में। नागपुर 1854 ईस्वी में। 1856 ईस्वी में अवध कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। 1856 ईस्वी में अवध को जो है कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब जो है वाजिद अली शाह था। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था और ये ताश खेल रहा था उस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, 18वीं शताब्दी में अवध का राज्य का संस्थापक शहादत खां था। 18वीं सदी में अवध राज्य का संस्थापक कौन था? तो शहादत खां था। 1856 ईस्वी में इसने तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया। 1856 ईस्वी में इसने जो है तोपखाने के मुख्यालय को कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित किया और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। इसने क्या किया कि 1856 ईस्वी में
तोपखाने का मुख्यालय कलकत्ता से क्या किया गया, मेरठ स्थानांतरित किया, और सेना का मुख्यालय शिमला में स्थापित किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, इसके अनुसार जो है जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग के समय में 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। क्या हुआ कि शिक्षा संबंधी सुधारों में जो डलहौजी ने 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया, और इसी के अनुसार जो है जिलों में एंग्लो वर्नाक्यूलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेजों तथा लॉर्ड कैनिंग समय, उसके बाद जो लॉर्ड कैनिंग का जो समय आया तो उसमें जो 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों में, जैसे कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया और आपका बम्बई में एक एक विश्वविद्यालय क्या किया गया, स्थापित किए गए एवं साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक को नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को जो है भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसी के समय भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई, और इसी के समय में जो है डलहौजी के समय में जो है पहली बार भारत में 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच 34 किलोमीटर प्रथम रेल चलाई गई। किसके समय में? डलहौजी के समय में, और डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ। भारत में पहली बार डाक टिकट का क्या हुआ? प्रचलन हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। इसने जो है पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की और 1854 में एक स्वतंत्र विभाग की स्थापना की, विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता और आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई, और डलहौजी के ही समय काल में जो है 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच जो है पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू हुई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसने जो है शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के संचालन मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया। 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ कि कंपनी के संचालक मंडल से कंपनी के प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार वापस ले लिया गया, और 1853 ईस्वी से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, और 1853 से ही अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की व्यवस्था की गई, जिसके लिए उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। जिसके लिए जो उम्र सीमा 18 से 23 वर्ष रखी गई। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। नोट देखते हैं। सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की। सत्येंद्रनाथ टैगोर जो है पहले भारतीय थे जिन्होंने 1853 ईस्वी में लंदन में हुई सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी। दूसरा जो है 1822 ईस्वी में इलाहाबाद, भारत एवं लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। 1822 ईस्वी में क्या होता है कि इलाहाबाद यानी भारत में और लंदन दोनों स्थानों पर साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया। किसके समय में? तो डलहौजी के समय में। कब हुआ था? 1822 में। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी प्रयास किया। डलहौजी ने जो नरबली प्रथा जो था उसको रोकने का भी प्रयास किया। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 ईस्वी। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी। यह भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट का अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। यह जो है भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था तथा ब्रिटिश सम्राट का अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी? तो सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इसी विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। इसी विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जो है भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया। कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया। कैनिंग के समय जो है 1861 में क्या किया गया? उच्च न्यायालय अधिनियम क्या किया गया? बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। जिसके अनुसार क्या हुआ कि पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया तथा कलकत्ता, मद्रास, मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नोट 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। जिसे जो है 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ।
कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के नियम 15 द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया, यानी कि बच्चों को जो है वैध माना गया। भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। यानी कि भारत में जो है पहला कानूनी विधवा विवाह जो है कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 ईस्वी को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा और देखरेख में संपन्न हुआ। 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित जो कानून बनाया गया उसके अनुसार यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि यह निश्चित किया गया कि धर्म परिवर्तन करने पर किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। ये कानून बनाया गया था 1856 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में महालेखा परीक्षा का पद का सृजन किया गया और महालेखा परीक्षा का पद का सृजन 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय में हुआ था, जो स्वतंत्रता के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बन गया। जो स्वतंत्रता के यानी कि आज़ादी के बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहलाया। भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में कानून बना दिया गया और मैकाले द्वारा प्रारूपित दंड संहिता को 1858 ईस्वी में क्या किया गया कि कानून बना दिया गया तथा 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई और 1859 ईस्वी में अपराध विधान संहिता लागू की गई कैनिंग के समय में। व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी राज विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया। यानी व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी कि राज विलय यानी राज्यों का विलय कर लिया जाता था, तो इस नीति को समाप्त कर दिया गया। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली को लागू की गई। 1861 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित हुआ तथा पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। ये जो है व्यक्तिगत सिद्धांत ये इसलिए नीति को समाप्त कर दिया गया क्योंकि 1857 की क्रांति में जो है क्या हुआ कि जो भी रजवाड़े थे ये अंग्रेजों का साथ दिए थे। इसलिए जो अंग्रेज जो है 1857 की क्रांति का समाप्त होने के बाद उन्हें समझ में आई कि इन राज्य जो है ना ये राज्यों अगर ये राज्य हमारे सहयोग नहीं करते हैं तो कब का हम लोगों का ये जो है ना अंग्रेजी साम्राज्य तहस नहस हो जाते समाप्त हो जाता। तो उसके बाद जो है इन्होंने सोचा कि इन राज्यों की जो भी विलय की नीति उसको छोड़ दिया जाए, इस नीति को समाप्त कर दिया जाए, जो राज्य जैसे हैं वैसे रहने दिया जाए ताकि आने वाले समय में ये हमारी मदद कर सकें, इनका सहयोग किया जाए। तो इसलिए ये नीति जो समाप्त कर दिया गया क्योंकि 1857 की क्रांति में ये बहुत सारे राजवाड़े थे, ठीक है, वो लोग जो है ना इनका अंग्रेजों का सहयोग किए थे। लॉर्ड एल्गिन 1862 से 63 ईस्वी इसने बहाबी आंदोलन का दमन किया। इसने जो है बहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई और इसका जो है 1863 ईस्वी में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में इसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड लॉरेंस 1864 से 69 ईस्वी इसका समय काल है। लॉर्ड लॉरेंस का काल 1869 से लॉर्ड लॉरेंस का काल जो है 1864 से 69 ईस्वी है। 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। 1865 में क्या होता है कि इसी के काल में लॉर्ड लॉरेंस के काल में भूटान जो है ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। अफगानिस्तान के संबंध में जो इसकी सोच ये थी कि हस्तक्षेप की नीति इसने अपनाया जिसे जो है शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तब बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसी के समय में जो है उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तब बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 से 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। इसने जो है हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। यानी कि लॉर्ड लॉरेंस के समय में ही 1865 ईस्वी में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। और ये इसमें ये वाला ऊपर वाला थोड़ा देख लीजिए फिर से, जो है ना लॉर्ड लॉरेंस जो है हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था। कौन सा आयोग? तो अकाल आयोग का गठन किया था जो अकाल पड़ा था उड़ीसा में, बुंदेलखंड में, राजपूताना में, तो इसी के लिए अकाल आयोग का गठन किया था। लॉर्ड मेयो 1869 से 72 इसका समय काल है। लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। मेयो जो है इसने जो है 1872 ईस्वी में क्या किया कि अजमेर में
मेयो कॉलेज की स्थापना की। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। इसने जो है 72 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुआ और 1872 ईस्वी में ही 72 ईस्वी में ही लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुआ था भारत में। एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। एक अफगान शेर अली जो है अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में पोर्ट ब्लेयर में चाकू मारकर हत्या कर दी। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 से 76 ईस्वी। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसके समय में जो है बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। इसने जो है बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। मेरा उद्देश्य क्या है? करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाई को बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन इसी के समय में हुआ। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन इसी के समय में हुआ। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। इसी के समय में सुएज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 ईस्वी एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। साहित्य अवकाश में इसे ओवन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। इसके समय में जो है बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1858-78 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। लिटन ने जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। मार्च 1878 ईस्वी में क्या होता है कि लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित कर किया और उसके द्वारा जो है भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिए। किसके समय में? तो लिटन ने। कब? 1878 ईस्वी में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट पारित किसके समय में हुआ था? तो लिटन के समय में। कब? 1878 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशेषकर राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। यानी कि इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। विशेषकर जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए। इससे क्या हुआ कि जो भी राष्ट्रवादी पत्र पत्रिकाएँ हैं उन पर जो है ना इनको एक मौका मिल गया प्रतिबंधित करने के लिए। नोट: पायनियर अखबार ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया और पायनियर अखबार ने जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। क्यों किया समझ सकते हैं। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ और लिटन के समय में ही 1878 ईस्वी में भारतीय शस्त्र अधिनियम क्या हुआ कि पारित हुआ, जिसके तहत शस्त्र रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। जिसके तहत जो शस्त्र रखने और व्यापार अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए लाइसेंस को अनिवार्य बना दिया गया। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। इसने जो है सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। नोट: 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई और 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु जो है 23 वर्ष से निर्धारित की गई थी। 1859 ईस्वी में आयु सीमा घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर क्या कर दिया गया? 21 वर्ष कर दिया गया था। लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लिटन जो है अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी। लॉर्ड रिपन 1880 से 84 ईस्वी। प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। और जो है ना रिपन जो है 1882 ईस्वी में क्या करता है कि आपका वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। किसके कहने पर? तो प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था। इसी के परामर्श पर
समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए ये किया। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधा दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। इसमें सिविल सेवा में परीक्षा प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने जो है सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। इसने जो है स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए थे। 18 मई 1882 को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया जिसके आधार पर क्या हुआ कि विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। रिपन के समय में यानी कि इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। यानी कि रिपन के समय में ही सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। 1881 की जनगणना में हैदराबाद और राजपूताने को नहीं जोड़ा गया था। नोट, भारत में पहली बार जनगणना सन 1872 ईस्वी में हुई। भारत में पहली बार जनगणना जो है सन 1872 ईस्वी में हुई, परंतु इसमें भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। परंतु इसमें जो है भारत के संपूर्ण भागों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ। लगभग 20% भाग भारत का भाग इसमें छूट गया। लगभग 20% भाग जो है भारत का इसमें छूट गया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। इसने जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें जो है 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी, नील की खेती पर लागू की जाती थी। यह एक्ट जो है चाय, कॉफ़ी और नील की खेती पर लागू की जाती थी। 3 फरवरी 1882 में रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। 3 फरवरी 1882 में क्या होता है कि रिपन के समय में शैक्षिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था। जो भारत में प्रथम शिक्षा आयोग था, इसमें व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। इसमें जो है व्यावसायिक शिक्षा पर क्या किया गया, बल दिया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया। 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए इल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। लेकिन क्या होता कि यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। लॉर्ड डफरिन 1884 से 48 ईस्वी। लॉर्ड डफरिन जो है 1884 से 88 ईस्वी। इसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 ईस्वी समय था हुआ। इसके समय में जो है डफरिन के समय में ही तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो आज के समय में म्यांमार है। और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। और बर्मा को जो है अंतिम रूप से अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। चलिए इसी के साथ से ये पेज समाप्त हुआ। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अपना ख्याल रखिएगा, अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और मेहनत कीजिए, सफल होइए, अपना नाम रोशन कीजिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, अपने परिवार का नाम रोशन कीजिए। आप जिस भी इलाके से हैं, जिस क्षेत्र से हैं, उस क्षेत्र का नाम रोशन कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और कमेंट में लिखिए। और आप सुझाव देना चाहते हैं तो मैं आपके सुझाव का कदर करूँगा, समर्थन करूँगा और आपके सुझाव के अनुसार से आगे जो भी होगा मैं उसको करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।